आज की क्लास में हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, यानी कि उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो उस सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक जानकारी देते हैं तुमको। याद करो, जो हमारा कंडक्टिविटी था, कंडक्टिविटी जो था वो तो रेसिस्टिविटी का उल्टा था। और रेसिस्टिविटी फिजिक्स में पढ़े होगे कि वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ हमारा कंडक्टिविटी भी जो था, पिछले क्लास में लिखवाया गया था स्टेटमेंट कि कंडक्टिविटी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो देखो बच्चों, कंडक्टिविटी में याद रखना कि कंडक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि आयंस का कंसंट्रेशन क्या है। सोल्यूशन में टोटल आयंस पे डिपेंड नहीं करेगा, टोटल आयंस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन का मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना आयन है। तो जब भी तुम डाइल्यूट करोगे सोल्यूशन को, मान लो ए बी नाम का कोई है ना सॉल्ट है, जिसको आपने पानी में ऐड किया और ये टूट रखा है ए प्लस और बी माइनस में। तो जब तुम इस सोल्यूशन में वाटर ऐड करोगे, जब इस सोल्यूशन में तुम वाटर ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगा सबका। जैसे ही वाटर ऐड करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से याद करो, कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो ली चैटेलियर जो है वो कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। तो जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आयंस का नंबर बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इसका मोर डिसोसिएशन होगा। ऐसे भी तुम ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ पढ़े थे, तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ में तुम ये पढ़े थे कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते हो तो उसमें जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका और डिसोसिएशन होता है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन आपको याद होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का, 10⁻⁻⁶ मोलर CH3COOH जो था, इसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम था, और इस वजह से इसका ये डिसोसिएशन जो है वो 95% हो गया था, है ना। ऑलमोस्ट कंप्लीट इसका डिसोसिएशन हो गया था। यानी डाइल्यूशन जितना ज़्यादा करोगे, पानी जितना ज़्यादा ऐड करोगे, हमारा जो सॉल्ट है उतना ही ज़्यादा टूटेगा। जितना ज़्यादा सॉल्ट हो, चाहे वीक एसिड हो, चाहे वीक बेस हो, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, उतना ही ज़्यादा ब्रेक करेगा। यानी डाइल्यूट करने पे टोटल नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ जाता है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन घट जाता है। क्योंकि आयंस, देखो आयंस बढ़ा, जब तुम पानी ऐड किए तो कंसंट्रेशन इन दोनों का घट गया। उसके बाद जब ये डिसोसिएट किया तो फिर से कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन आपको बताया गया था कि कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ जाए, पहले जितना घट चुका है उसको वो काउंटर बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी कि कंक्लूजन ये आया कि जब भी तुम वाटर ऐड करते हो, है ना, जब भी तुम डाइल्यूशन करते हो तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ जाता है, लेकिन आयंस का कंसंट्रेशन जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो इसको ये एक तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इसको साइड में लिख लो। On dilution, number of ions increases in the solution because of more dissociation of electrolyte, है ना। जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट का ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, उस वजह से नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जाएगा, बट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, चाहे हम इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ आयंस, चाहे मोल ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। बिकॉज वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा से इंक्रीज करा है। जितने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और कंसंट्रेशन को घटाएगा, उतने से आयन बढ़कर उस कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हम लिखेंगे अंटिल, है ना, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। सही है बच्चों। तो देखिए हम क्या बोल रहे थे कि अपना कंडक्टिविटी जो है, जो कि रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल था, कंडक्टिविटी जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करता है ना। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, लिख सकते हो नीचे यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और कंडक्टिविटी, है ना। यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो पहला पॉइंट, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन concentration of ions और number of ions per unit volume।
ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और आपने क्या देखा, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो आयंस का संख्या तो बढ़ता है, लेकिन आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो घट जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस चाहे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, ठीक है। तो अगर वो डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा। आगे लिखिए अगला लाइन, बिकॉज ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रहा है। तो रिएक्शन उसके बाद कितना भी उछल कूद मचा ले, उस कंसंट्रेशन घटे हुए कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, चाहे यही लिखते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases, hence conductivity of a strong electrolyte और वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग रहे चाहे वीक रहे, स्ट्रांग में तो टूटेगा ही नहीं, वीक जो है और डिसोसिएट करेगा। स्ट्रांग में अगर पानी ऐड करोगे तो आयंस का नंबर टूटेगा ही नहीं, बहुत ही आयंस अगर बढ़ेगा भी तो बहुत कम से बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा से इंक्रीज कर रहा है तो डाइल्यूशन अच्छा खासा होगा और उस वजह से कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, याद रखिएगा ये कंडक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों का घट जाता है। कब? जब आप डाइल्यूशन करते हो। डाइल्यूशन करने का मतलब जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज कराते हो, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया है ना। इसके बाद अगला हेडिंग दो, इसमें बस यही याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगला हेडिंग दो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यही मेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला लिखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, है ना, लैम्डा एम पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ कंडक्टिविटी में कापा लिख देना। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, तो याद करो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी नहीं होता है, ये कंडक्टिंग पावर होता है। और हमने इसको इक्वेट किया था जी से। मोलर कंडक्टिविटी का जो भी कंडीशन लगाया था, हमने इसका डेफिनेशन बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिंग पावर चाहे जी होता है तब जब पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस यूनिटी हो और मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी 1 के बराबर हो। तो बच्चों बोल रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी जी के बराबर है, जी होता था 1/r रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस तो पूरे मेटल का होता है। रेसिस्टेंस जो है वो तो सेल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है और साथ साथ जो हमारा इसका जो नेचर है रेसिस्टिविटी चाहे कंडक्टिविटी उस पर भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, चाहे रॉड भी ले लो जिसके हिसाब से, कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चाहे रॉड हो गया है ना, उसमें करंट जितना आराम से कैरी होगा उसका मोलर कंडक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक बात बताओ, ये तो कंडक्टिंग पावर हुआ, तो इसको कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, इसको पूरे सॉल्यूशन से मतलब है। इसके डेफिनेशन में भी 1 मोल सॉल्यूट आया था, यूनिट वॉल्यूम नहीं आया था, 1 मोल सॉल्यूट आया था। तो 1 मोल सॉल्यूट से जितना भी आयन आएगा वो सारा का सारा आयन जो है मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक बात बताओ, जैसे ही तुम डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन करते ही कंसंट्रेशन तो घट गया। अगर कंसंट्रेशन घटा तो ली चैटलर प्रिंसिपल से कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो और डिसोसिएट करेगा, और जैसे ही और डिसोसिएट करेगा नंबर ऑफ आयंस जो है सोल्यूशन में वो बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा था कि जब डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है सोल्यूशन में। 2 रीज़न दिए हम इसका, एक तो ली चैटलर प्रिंसिपल से भी समझ सकते हो और दूसरा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से भी समझ सकते हो कि डिसोसिएशन अगर ज़्यादा होगा, अगर हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो अगर डिसोसिएट ज़्यादा करेगा तो नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ज़्यादा होने के बावजूद कंसंट्रेशन घट रहा था क्योंकि तुमने डाइल्यूशन किया तो ओवरऑल कंसंट्रेशन हमारा घट गया था, तो उसको मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन अगर हमारा सॉल्ट और ज़्यादा टूटेगा, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज़्यादा टूटेगा, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ आयंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी हो गया कंडक्टिंग पावर, और सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा आयन होगा उतना ही ज़्यादा इसका कंडक्टिंग पावर होगा। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि तुम जब भी डाइल्यूशन करोगे ज़्यादा ब्रेक कर रहा, अगर ज़्यादा ब्रेक कर रहा तो आयंस ज़्यादा आएगा, और अगर आयंस ज़्यादा आएगा इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिंग पावर ज़्यादा होगा, और अगर कंडक्टिंग पावर ज़्यादा होगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लिखो
मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन आयंस, टोटल आयंस, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये किस बात पे डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ आयन पे, कंसंट्रेशन पे नहीं, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, बस आयन, आयन के संख्या पे। और जब आप डाइल्यूट करते हो, ऊपर से इसको पॉज करके नोट कर लो, हम ऊपर से मिटाएंगे अभी कुछ सेकंड में। देखो पहला पॉइंट क्या बताएं कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है इस बात पे कि सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना है। दूसरा पॉइंट, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, हेंस टोटल नंबर ऑफ आयंस contributed from total number of ions contributed from electrolyte will also increase। नॉर्मली वीक इलेक्ट्रोलाइट में बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही ऑलमोस्ट 100% टूटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आयन वैसे देता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा भी नहीं है कि पूरा 100% टूट जाता है, 99.9%, 98% ऐसे टूटता है। तो डाइल्यूट करोगे तो थोड़ा बहुत आयन उसका बढ़ेगा, कोई खास का चीज़ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बढ़ेगा तो ज़रूर, और अगर बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी केवल आयन पे डिपेंड करता है ना। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन गिवन बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन बाय 1 मोल ऑफ, चाहे पर मोल ऑफ सॉल्यूट। बाय डेफिनेशन में 1 मोल सॉल्यूट था। जब आप डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज कर रहा है, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज कर रहा तो इलेक्ट्रोलाइट और टूटेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट और टूटेगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंट्रीब्यूटेड जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है वो भी इंक्रीज करेगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर गया और हमारा मोलर कंडक्टिविटी आयंस के नंबर पे ही डिपेंड कर रहा था, तो जितना ज़्यादा आयन होगा उतना ही ज़्यादा करंट कैरी होगा। तो हम लिखेंगे हेंस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पे, हेंस ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट बोथ इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज करता है ना। हाउएवर इसमें ज़्यादा का इंक्रीमेंट आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई खास का इंक्रीमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से ही लगभग पूरा टूटा हुआ है। ठीक है, अब देखो तो तुमको ये समझ में आ गया। याद रखना, जब भी डाइल्यूशन करोगे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और हमारा कंडक्टिविटी घटेगा। कंडक्टिविटी के जो है, कापा जो है वो घटेगा, वीक का भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ता है, वीक का भी और स्ट्रॉन्ग का भी। तो अब हम इसी पे और काम करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी पे ही। हम ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है डाइल्यूट करने पे, है ना, वो किस तरीके से बढ़ता है, किस इक्वेशन के सहारे बढ़ता है। मैथमेटिकली इस चीज़ को हम देखने वाले हैं, इसको नोट करो, मिटाते हैं अभी हम। देखो बच्चों, हेडिंग दो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसके नीचे लिखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ strong electrolyte is given by Debye-Hückel's इक्वेशन। मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें मिलता है डेब-हकेल इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी
माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी अंडर रूट सी, ये होता है। इसको याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल पूछता है। लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा एम इन्फिनिटी रूट सी। अब तुम चाहो तो ये पूरा जो है ना, ये कांस्टेंट होता है, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। अब देखो ये वाला जो पार्ट है बी लैम्डा इन्फिनिटी, ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो अगर ये बहुत ही छोटा है, इज वेरी स्मॉल, तो अगर ये बहुत ही छोटा है तो हम लिख सकते हैं ए के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। तो फिर दोनों में से किसी से भी कैरी कर सकते हो। हमारे लेवल में हम लोग को जो पढ़ना है वो तो इसी इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये इक्वेशन आ गया। सही है बच्चों। अब देखो अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, ठीक है, पहली बात तो ये समझो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर वाटर ऐड करोगे, तुम उसको डाइल्यूट करोगे, तो हम बताए थे कि वो कोई खास ज़्यादा से टूटने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत उसका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन कोई खास ज़्यादा से नहीं बढ़ेगा। तो ये जो लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी है, ये लैम्डा एम अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा इन्फिनिटी के बराबर ही होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्लोप है ना y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर हम इसको ऐसे लिख दें y बराबर लैम्डा एम बराबर माइनस ए रूट सी प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी, जहाँ पे इसे हमने लिख दिया y, इसे हमने लिख दिया एम एक्स और इसे हमने लिख दिया c। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया, तो अगर यहाँ पे लैम्डा एम है और यहाँ पे रूट सी है मान लो, तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, और इसका स्लोप बहुत ही कम होता है, बहुत ही हल्का सा स्लोप होता है। तो अगर तुम इसका ग्राफ खींचोगे भी तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, हल्का सा ये नीचे की ओर जा रहा है ना। सपोज करो कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे तुम सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिए हो, ठीक है। तो देखो कितना कम का डिफरेंस है, इस तरफ से जा रहा है, ऐसे ऐसे बहुत ही कम का डिफरेंस है, लगभग सेम ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे वेरी लिटिल स्लोप, और अगर स्लोप बहुत ही कम है तो लैम्डा एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा। अगर स्लोप ऑलमोस्ट जीरो है तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, चाहे रूट कंसंट्रेशन एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो लैम्डा एम और लैम्डा इन्फिनिटी सेम हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर तुमसे ये बोल दे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम इन्फिनिटी बताइए, तो तुम क्या करोगे, अलग अलग कंसंट्रेशन पे ग्राफ ड्रॉ कर लो, और इस लाइन को, ये लाइन जहाँ भी इस एक्सिस को कट करेगा वही हमारा लैम्डा एम इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट कितना है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है लैम्डा एम इन्फिनिटी। सही है बच्चों। स्लोप किसके बराबर है, तो माइनस ए के बराबर है। भले ही बहुत ही कम स्लोप है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ना, और वो स्लोप जो है माइनस ए के बराबर है, जो कि tan थीटा के बराबर होगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में, ठीक है। नीचे लिख लो, टू कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, ग्राफ इज एक्सटेंडेड। एक और बात, ये लैम्डा एम इन्फिनिटी है क्या, तो ये मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। ये लैम्डा एम जो है मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन सी पे है, और जब तुम इसमें वाटर ऐड करोगे और ऐड करोगे और ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी ऐड कर दोगे, है ना, सब्सटैंशियल अमाउंट में अगर ऐड कर दोगे, तो उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी आता है उसे हम लैम्डा इन्फिनिटी बोलते हैं। तो एक चीज़ ये भी लिख देना, लैम्डा एम इन्फिनिटी इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो थियोरेटिकली तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि तुम दुनिया का सारा पानी उसमें ऐड कर दोगे। सॉल्यूशन में पानी उतना ऐड करा जाता है कि जिसके बाद और हम पानी ऐड करें तो सॉल्यूशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़े। तो फिर थियोरेटिकली हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर नहीं सकते हो। तो हम थियोरेटिकली क्या करते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन नोन है तुम्हारे लिए, जो भी 1 मोलर 2 मोलर 3 मोलर 4 मोलर पे मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली निकाल के ग्राफ ट्रेस कर दो,
और ग्राफ को अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो वाई एक्सिस को कट करेगा, तो जहाँ पे कट करेगा उसी को लैम्डा इन्फिनिटी बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ग्राफ में जो नोन डेटा रहता है उसके सहारे ग्राफ का नेचर पता करना, और ग्राफ का नेचर पता करके उस नेचर के अनुरूप ग्राफ को जब तुम एक्सटेंड करोगे, और एक्सटेंड करके तो जब तुम उसको तुम अननोन टेरिटरी में ले जाओगे, ये वो टेरिटरी है, ये वो जोन है जिसको तुमने निकाला नहीं है, तुम ग्राफ के नेचर के बेसिस पे तुम उसको कमेंट कर रहे हो। एक्स्ट्रापोलेटेड डेटा हम इसको बोलते हैं, कि जो डेटा आया उसके सहारे हम ये गेस कर रहे हैं, हम ये अनुमान लगा रहे हैं, है ना, कि जो दूसरा डेटा है वो क्या हो सकता है। इसी घटना को हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ग्राफ इज एक्सटेंडेड टू क्रॉस लैम्डा एम एक्सिस। सही है, लैम्डा एम एक्सिस। द पॉइंट वेयर ग्राफ intersects lambda m axis will give the value of lambda m infinity of strong electrolyte। जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो है लैम्डा एम एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट से हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तुम क्या क्या सीखे, अगर तुम डाइल्यूशन करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, डेव हकेल इक्वेशन होता है, ये केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है। ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय डेव हकेल इक्वेशन। तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट सी हो गया बच्चों। ठीक है, जिसको तुम शॉर्टकट में लैम्डा एम बराबर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी भी लिख सकते हो। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया नेगेटिव स्लोप के साथ, हमने उसका ग्राफ ट्रेस कर दिया, और वो ग्राफ वाई एक्सिस पे जहाँ भी कट करेगा वहाँ से हमें मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। डन यहाँ तक, इसको नोट करो, फिर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। ठीक है, पॉज करके नोट करो, फिर मिटाते हैं। देखो इसी में हम चेंज कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा डेव हकेल इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, जब तुम एक्सपेरिमेंटली ग्राफ अगर बनाओगे लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, ग्राफ ऑफ weak electrolyte is as follows। तो देखो हाइपरबोलिक फंक्शन को ये फॉलो करता है। एक्सपेरिमेंटली जब तुम लैम्डा एम वर्सेस रूट सी का ग्राफ बनाओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो तुम पाओगे कि एक हाइपरबोला बन के आता है इस प्रकार से। जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ड्रॉ किया था, वैसे जब इसका ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। बच्चों अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो यहाँ बहुत दिक्कत है। पिछले ग्राफ को जब तुमने एक्सटेंड किया था आगे की ओर, तो वाई एक्सिस को कट किया था, जहाँ पे कट किया था वहाँ पे लैम्डा इन्फिनिटी आ गया था। लेकिन इस ग्राफ को अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो ये तो कहीं कट ही नहीं करेगा, तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा खुद भी। तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा इन्फिनिटी को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक लॉ आता है ना, कोलरॉस लॉ। हमारा मेन टॉपिक वही है, इसके सहारे हम उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे ग्राफ को देखकर क्या हम ये कमेंट कर सकते हैं कि लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो ये याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम जो होता है 1 बाई रूट सी के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम होता है वो लैम्डा इन्फिनिटी माइनस ए प्लस बी लैम्डा इन्फिनिटी रूट सी के बराबर होता है। याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, इसके आगे लिखो, बिकॉज ग्राफ हैज हाइपरबोलिक नेचर। ग्राफ का जो नेचर है वो हाइपरबोलिक है। बिकॉज ग्राफ हैज हाइपरबोलिक नेचर, हेंस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ weak electrolyte cannot be
डिटरमाइंड बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड। एक्सट्रापोलेशन मेथड से तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा इन्फिनिटी पता नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नोट करो इतना। एक और पॉइंट लिख लेना, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ weak electrolytes, lambda infinity of weak electrolytes are determined by कोलरॉस लॉ। ये हमारा अगला टॉपिक है, कोलरॉस लॉ, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लैम्डा इन्फिनिटी एक्सट्रापोलेशन मेथड से नहीं निकाल सकते, और यही रीज़न है कि हम कहाँ पे जाते हैं, कोलरॉस लॉ के पास जाते हैं। ठीक है, और एक साथ दोनों ग्राफ भी बना लेना इसके बाद। लैम्डा एम और रूट सी, हमारा ये ग्राफ आया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये ग्राफ आया है, हाइपरबोलिक फंक्शन आया है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों। इसका भी इक्वेशन याद रखे रखना, बता दिए ऑलरेडी, और ये भी बता दिए हैं, लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√c। ठीक है, इसको नोट करो, मिटाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं कोलरॉस लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना उसको, नोट करो। देखो बच्चों, कोलरॉस लॉ है क्या, तो ऐसे समझना तो कोलरॉस लॉ बहुत आसान है। कोलरॉस लॉ बस ये बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो 100% टूट जाएगा। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ बोला था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, 100% टूट जाता है। तो कोलरॉस क्या बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाएगा, तो जो सोल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी होगा, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, चाहे मोलर कंडक्टेंस होगा, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा, याद रखना, मोलर चाहे इक्विवेलेंट में कंडक्टिविटी लगाओ या कंडक्टेंस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, बताए थे पिछले क्लास में। कोलरॉस क्या बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाएगा, तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी है उसको निकालने के लिए तुम आयंस के मोलर कंडक्टिविटी को सीधे ऐड कर लो, क्योंकि जब वो 100% टूट गया है तो आयंस जो है वो अपना जो मोलर कंडक्टिविटी है वो पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर देगा सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी को। तो यही बोल रहा कोलरॉस, इतना फैंसी तरीके से वही चीज़ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, है ना। सिंपली बस इतना याद रखना कि कोलरॉस ये बोल रहा है, कोलरॉस बोल रहा है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी अगर आपको निकालना है CaF2 का सपोज करो, तो CaF2 को पानी में डालोगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% टूट गया, 100% टूट गया तो कैल्शियम अलग, अगर इसका 1 मोल लोगे तो 1 मोल कैल्शियम अलग और 2 मोल फ्लोरीन अलग हो जाएगा। तो तुम लिखोगे क्या, लैम्डा एम इन्फिनिटी, एक तो लिखोगे Ca2+ का, और जब आयंस का मोलर कंडक्टिविटी दिखाते हैं तो उसको स्मॉल लैम्डा से दिखाते हैं, है ना। ये हो गया कैपिटल लैम्डा, ये हो गया स्मॉल लैम्डा, प्लस फ्लोराइड आयन, लेकिन फ्लोराइड तो यहाँ पे 2 है, तो लिखोगे 2 टाइम्स लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ F-। बस यही सेम चीज़ है, इसी को इतना डिटेल में कोलरॉस जो है बोला है। बस ये याद रखना, ये तुमको लिखना आना चाहिए। अगर CaF2 है तो Ca2+ को अलग कर लो, 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन को अलग कर लो। मोलर में अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो फिर ये कोफिशिएंट नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर तुम इसका एक इक्विवेलेंट लोगे तो कैल्शियम भी एक इक्विवेलेंट आएगा, फ्लोरीन भी एक इक्विवेलेंट आएगा। थोड़ी देर में हम वैसे प्रूफ भी कर देंगे उस इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो एक बार पढ़ लो क्या बोल रहा है। कोलरॉस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ईच आयन मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, प्रत्येक आयन जो है एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन अपना देता है मोलर कंडक्टिविटी की ओर, इंडिपेंडेंट तरीके से, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड। बोल रहा है कि जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रत्येक आयन जो है वो मोलर कंडक्टिविटी की ओर एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन देता है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि वो किस आयन से जुड़ा हुआ था पहले। बात आ रही है समझ में। ये बोल रहा है कि अगर CaF2 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे तो CaF2 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, और 100% डिसोसिएशन होने के बाद प्रत्येक आयन, चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे वो फ्लोरीन का हो, मोलर कंडक्टिविटी में अपना एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन देगा, और ये कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होता है दूसरे आयन की मौजूदगी के। ठीक है, कहने का मतलब कैल्शियम जो है मोलर कंडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और ये कंट्रीब्यूशन
फ्लोरीन की मौजूदगी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये पहले फ्लोरीन से जुड़ा हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये तो टूट चुका है। तो अगर ये टूट चुका है तो फिर पहले ये फ्लोरीन से जुड़ा हुआ था या नाइट्रेट से जुड़ा हुआ था या सल्फेट से जुड़ा हुआ था, उसे इसको अब कोई मतलब नहीं है। ये बोलेगा कि अब हम टूट चुके हैं तो हम अपना मोलर कंडक्टिविटी सीधे सीधे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी जो आयन है वो अपना समझे। क्लियर हुआ बच्चों? यही चीज़ ये बोल रहा है कि कोलरस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, ईच आयन मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ आयंस विथ विच इट इज एसोसिएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम मोलर कंडक्टिविटी CaF2 का निकालो, चाहे CuNa3 हॉल्टवाइज का निकालो, चाहे CaSO4 का निकालो, तो तीनों ही कंडीशन में जो Ca2+ होगा वो सेम कंट्रीब्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि किससे जुड़ा हुआ है ना। तो एक बार फ्लोरीन से जुड़ा है, एक बार नाइट्रेट से जुड़ा है, एक बार सल्फेट से जुड़ा है, लेकिन जब ये 100% टूट जाएगा तो तीनों में सेम कंट्रीब्यूशन देगा। तो कोलरस लॉ का फ़ायदा क्या होता है कि अगर तुमको इस वाले मॉलिक्यूल में कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो अगर तुम किसी तरीके से इस वाले मॉलिक्यूल में भी कैल्शियम का कंट्रीब्यूशन निकाल लो ना, तो वही सेम डेटा यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। तीनों में से कोई एक भी अगर तुमको आसानी से निकल जाए तो वही सेम चीज़ तीनों में ही होगा कैल्शियम का। बात आ रही है समझ में? ठीक है, खैर बहुत बातें कर ली है इस पर, बाकी हम लोग तो डिटेल में आगे देखेंगे ही। आगे देखो एक और क्या बोल रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। एक और डेफिनेशन इसका ऐसे भी लिखा जाता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। तो सही है, यही तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया कि उसका जो भी आयन कंट्रीब्यूट करेगा उसको सीधे ऐड कर दो, है ना। बशर्ते कि ध्यान रखना इस बात का कि अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट का एक इक्विवेलेंट लिए हो तो जो आयन आ रहा है उसका कितना इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, नोट कर लो इसको। और ये डेफिनेशन हो गया, रट जाना, वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला तो है नहीं, थियरी में भले ही पूछ ले 12th के एग्जाम में। ठीक है, तो अपना याद रखना इसको। और बाकी जहाँ तक इसको लिखने की बात है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुमको बस ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए। तो एक बात बताओ, और क्या लिख सकते हो? अगर हम बोले लैम्डा इन्फिनिटी AgCl का बताइए, तो तुम क्या लिखोगे? लैम्डा m इन्फिनिटी Ag प्लस जोड़ लैम्डा m इन्फिनिटी Cl माइनस, दोनों को ऐड कर दो। अब Ag प्लस कहीं और से भी निकाल लो, क्लोराइड कहीं और से निकाल लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से निकाल लो। स्ट्रॉन्ग का तो निकालना आता है, डे भाकेल इक्वेशन से, तो डे भाकेल इक्वेशन से इन दोनों का निकाल लो, और निकाल के जब वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम, ये हमारा पहला एप्लीकेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना, तो इसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी ये लिखना सीखो। और बताओ, लैम्डा m इन्फिनिटी अगर वाटर का लिखे तो ये हो जाएगा लैम्डा m इन्फिनिटी H प्लस जोड़ो H माइनस। वैसे कोई मीनिंग नहीं होता है पानी के केस में लैम्डा m इन्फिनिटी का, क्योंकि वाटर जो है उसमें वाटर ही ऐड करोगे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो पानी ही रहेगा। लेकिन मैथमेटिकली तुम ऐसे लिख सकते हो, तुम चाहो तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी लिख सकते हो। अगर HCl है तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा m इन्फिनिटी H प्लस जोड़ लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ठीक है बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल, लैम्डा इन्फिनिटी अगर मान लो हम लिख दें Al2SO4 होल 3 का, एल्युमिनियम सल्फेट का, तो आप बताइए क्या लिखोगे इसको? 2 मोल, 1 मोल अगर एल्युमिनियम सल्फेट लेते हो तो देखो मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर 1 मोल लिए हो एल्युमिनियम सल्फेट तो 2 मोल एल्युमिनियम आएगा, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स लैम्डा इन्फिनिटी Al3 प्लस जोड़ 3 टाइम्स लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस, ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखना। लेकिन वही अगर तुमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में लिखना पड़े तो देखो हम प्रूफ करते हैं। याद करो, हमने लिखा था पिछले क्लास में, प्रूफ किया था कि लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होता है लैम्डा m बाई n फैक्टर। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो लैम्डा m बराबर n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट लिख सकते हो बच्चों। और ये लैम्डा m है तो इसको रिप्लेस करो, तो रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे? n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का n फैक्टर क्या हो गया? तो एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है और 2 आयन है, 2 गुना 3 6 हो जाएगा इसका n फैक्टर। सल्फेट का भी निकालोगे तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 6 इंटू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, अब इसमें आ जा, तो एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज है तो इसका भी n फैक्टर 3 होगा, तो आगे में 3 लिख दो, 3 इंटू 2 लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी Al3 प्लस
यहाँ आ जाओ तो इसका भी एन फैक्टर 2 होगा, चार्ज 2 है तो 2 आगे आएगा तो 3 गुना 2 ये भी 6 हो गया। लैम्डा इक्वलेंट इन्फिनिटी SO4 2 देखो तो क्या प्रूफ हो गया 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा रिजल्ट आ गया लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल 3 इनफाइनाइट डाइल्यूशन का इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस एंड लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट आयन। कहने का मतलब जब आप मोलर कंडक्टिविटी को लिखोगे तो एल्युमिनियम अगर 2 है तो 2 कोफिशिएंट आएगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल एल्युमिनियम आयन आएगा, 3 मोल सल्फेट आएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी लिखोगे तो कोफिशिएंट आएगा, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अगर लिखोगे तो कोई कोफिशिएंट आने वाला नहीं है। क्यों? उसका रीज़न बहुत ही सिंपल रीज़न है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से अगर इसका एक इक्विवेलेंट टूटेगा तो एल्युमिनियम का भी एक इक्विवेलेंट आएगा, सल्फेट का भी एक इक्विवेलेंट आएगा। मोल में ऐसा नहीं होता, अगर इसका 1 मोल ब्रेक करेगा तो एल्युमिनियम आयन 2 मोल आएगा और सल्फेट आयन 3 मोल आएगा, लेकिन अगर इसका एक इक्विवेलेंट ब्रेक करेगा तो एल्युमिनियम का 2 इक्विवेलेंट आएगा और सल्फेट का 3 इक्विवेलेंट आएगा। सॉरी फिर से गड़बड़ बोल दिए, अगर इसका एक इक्विवेलेंट लोगे तो एल्युमिनियम का भी एक इक्विवेलेंट आएगा और सल्फेट का भी एक इक्विवेलेंट आएगा। अगर इसका 1 मोल लोगे तो एल्युमिनियम का 2 मोल आएगा, सल्फेट का 3 मोल आएगा। तो बिकॉज कि इसके 1 मोल में 2 मोल एल्युमिनियम 3 मोल सल्फेट आ रहा है तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। लेकिन अगर तुम इसका एक इक्विवेलेंट लेते हो तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से एल्युमिनियम भी 1 इक्विवेलेंट होगा, सल्फेट भी 1 इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना 1 से ही हुआ है, कोई दूसरा नंबर नहीं आया है। तो खैर सिंपली बस इतना याद रखना, अगर मोलर कंडक्टिविटी को लिखोगे तो जितना आयंस है वो यहाँ कोफिशिएंट में आएगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट को लिखोगे तो कोफिशिएंट में कुछ आने वाला नहीं है। तो बच्चों ये समझ में आ गया, यहाँ बस यही समझना है, ये अगर तुमको लिखना आ गया तुम पूरा सीख चुके हो। ठीक है, तो इसको नोट करो। इसके बाद हम कोलरॉस लॉ को कैसे हम अप्लाई करके नेसेसरी चीज़ों को निकालते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ हम देखेंगे। नोट करो इसको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। 4 इसका एप्लीकेशन है और उन चारों से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल मेंस में भी आता है। वैसे ये जेईई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने वाला, जो कि अगले क्लास में देखोगे, वो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।